नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों सुबह से वीडियो नहीं आई थी और यहाँ पे एनटीपीसी ग्रुप डी प्रैक्टिस सितंबर 40 यानी कि 40 आज हम करने वाले हैं। इसमें हम टॉप 10 प्रश्न मैथ के डेली कर रहे हैं। आज भी हम टॉप 10 प्रश्न डेली करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया पहले एक बात फॉलो कर लो। वहाँ से आपको फायदा होने वाला क्या, व्हाट्सअप ग्रुप की बात मैं करता था, टेलीग्राम ठीक है लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाया 4 लगभग फुल हो चुके हैं, चौथा ग्रुप फुल होने वाला। जिनको भी ऐड होना हो वो मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहां पे मुझे एक मैसेज कर देना। सर ग्रुप का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कैसे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम में आपको सर्च कर लेना है एग्जाम गुरु SUDHIR सुधीर 1, एग्जाम गुरु सुधीर 1 आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वहां पे फॉलो करके आप मैसेज कर दीजिएगा एग्जाम गुरु सुधीर 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहला काम सब्सक्राइब कर लो। ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर जो आप ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे। एक ही थ्योरम का यूज किया गया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। अगर जो आप मैथ की क्लास ले रहे हो रेलवे एग्जाम्स के लिए, पाइथागोरस थ्योरम से बहुत सारे प्रश्न आपके लगने वाले हैं। यहाँ पर बात करें, आपको दिया है OA की वैल्यू दी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। उसके बाद AC, यहाँ पे AC आपको ये लाइन दिख रही होगी, AC की वैल्यू दी है 16 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज दिख रहा है, AC तो लाइन दी है लेकिन O से एक लंब डायरेक्ट गिरा है और AC के सेंटर पे यानी कि B, यानी कि अगर जो पूरा OC 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 ये होगा, 8 ये होगा। यानी कि अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ABO, ठीक, और यहाँ पे OA की लंबाई 10 सेंटीमीटर और इस प्रकार से AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको OB की लंबाई यानी कि ये लंबाई निकालनी है। तो यहाँ से क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, तुरंत आपका आंसर निकल के हो जाएगा। पाइथागोरस हो सकता, देखिए ये कड़ हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लेकिन आपको यहाँ पे आधार का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर मतलब OB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप अगर जो उसको अलग लिखोगे, जैसे आपका होता है कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर जो आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो कड़ में से आधार घटा दोगे तो वही चीज करेंगे। आपका कड़ OA है यानी कि आपका 10 स्क्वायर माइनस AB यानी कि 8 स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 10 स्क्वायर की वैल्यू 100 होती है, 8 स्क्वायर की वैल्यू 64 होती है, यानी कि 100 माइनस 64 यानी कि 36। OB स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाए तो OB क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो इसको मैंने सोल्व कराया तो टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन आप अपने मन से जल्दी से सोल्व करोगे, पाइथागोरस थ्योरम आता होगा, क्वेश्चन को जितना जल्दी पकड़ लोगे उतना जल्दी आप इसको सोल्व करके किनारे कर दोगे। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लंबा लगने वाला, थोड़ा सा दिमाग लगने वाला। ये वाला क्वेश्चन मुझे बताना जरूर कितने क्वेश्चन आप लोगों को आते थे पहले से, ठीक। सारे PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, सेंड करूंगा। कैसे फॉलो करना है, एग्जाम गुरु GURUSUDHIR1, ठीक है, ये आपको सर्च करके फॉलो कर लेना है, ठीक। अब यहाँ पे बात करें, आपको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दिया है XY प्लस YZ प्लस ZX। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब एक काम करते हैं, हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड को जैसे के तैसे रहने देते हैं, लेकिन इसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। जब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा सब, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अब एक काम और कर लेते हैं, सब में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड करते हैं। तो बोथ साइड करेंगे, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस zx, ठीक, बराबर ये आपका 0। अब आपको थोड़ा सा समझ में आया हो रहा होगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है यानी कि x स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पे 2y स्क्वायर है यानी कि y स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पे 2z स्क्वायर है यानी कि z स्क्वायर 2 बार है। यहाँ पे अगर जो हम x स्क्वायर और y स्क्वायर को अलग लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को अलग लिख के और इस माइनस 2xy को साथ ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस अभी हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्स और एक वाई यहाँ पे और बचा है। अब यहाँ पे हम वाई और जेड को निकाल लेते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ये माइनस वाई जेड यहाँ पे लिख सकते हैं, 2y यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस 2y यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए लिखते हैं आगे, प्लस देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अभी भी आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है। तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमने देखा कि 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिख लिया। लास्ट में आपका क्या बच रहा है, माइनस 2zx हमने लिखा बराबर 0 किया। अब हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 फॉर्मूले बन रहा है। आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सेम चीज़ करेंगे, एक फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, एक फॉर्मूला यहाँ पे, एक फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या बन गया, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत। अगर जो हम यहाँ पे देखें 3 वैल्यू प्राप्त होती है x y z की, ठीक है। अगर जो हम यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x बराबर y हो जाता है, x बराबर y हो जाता है। कैसे, यहाँ पे स्क्वायर का 0 है तो ये कोई मतलब नहीं है, तो x माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई को उधर लाएंगे तो प्लस y हो जाएगा, x बराबर y। सेम इसी प्रकार से y बराबर z हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे z बराबर x हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका x बराबर y बराबर z यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब हमको पता चल गया x बराबर y बराबर z है। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, या तो पूरा y की वैल्यू पूरा y रख देते हैं, या फिर x की वैल्यू पूरा x रख देते हैं, यानी कि y बराबर x रख देते हैं, z बराबर भी x रख देते हैं। चूंकि यहाँ पे बराबर है तो हम यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या मिलता है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 3x पे पावर 4 है, तो हम 3x पे पावर 4 लिखते हैं, प्लस 7y पे पावर 4, तो हम इसको y की जगह यहाँ पे x पुट अप कर देते हैं, तो 7x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर 4 बटे क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, और y स्क्वायर y की जगह x रखेंगे तो x पे पावर 4 ये भी हो जाएगा, प्लस 7y पे पावर 4 प्लस x की पावर 4 है, x की पावर 4 पूरा x रख रहा है, उसके बाद 3x की पावर 4। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 15x की पावर 4, नीचे हो जाएगा 15x की पावर 4, कट जाएगा, आंसर आपका 1 निकल के आ जाएगा। कि कहीं पे कोई दिक्कत हो सीधा मुझे कमेंट कर देना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो इरीन ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की, जिससे उसको 12% हानि हुआ। कोई भी चीज़ होता अपने आप में 100 रुपया होता है, 12% हानि की मतलब 100 माइनस 12 यानी कि 88 रुपये में 88% में बेचा, तो उसने 308 रुपये में बेचा। अब उसको 10% लाभ मतलब 100 प्लस 10 यानी कि 110 में बेचेगा, तो उसके कितना परसेंट का लाभ होगा, 308 बटे 88 नीचे आ जाएगा, गुणा 110 कर दोगे। 11 से काट सकते हो, 11 बटे 88, और 11 से आप 308 को काटोगे तो आपका 28 टाइम में कटेगा। अब यहाँ पे देखो 28 टाइम पे कटेगा। अब यहाँ पे 4 से भी काट दो, 4 से काटोगे 2 बार में कटेगा, और ये 7 बार में कटेगा। 2 से काटोगे 110 55 बार में, 7 गुणे 55 करोगे तो आपका 385 निकल के आ जाएगा आंसर। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक नाव की शांत जल में चाल 7.5 किलोमीटर पर घंटा, माना शांत जल में नाव की चाल 7.5 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ पे दिया है धारा की चाल मान लेते हैं, कितना दिया है 2.5 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे धारा की चाल भी दिया है। डिस्टेंस टोटल कितना है 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उसे जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा। देखो जब चलेगा नाव, जब धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, धारा की चाल प्लस नाव की चाल जुट जाएगी, यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे 7.5 किलोमीटर नाव की चाल है, 2.5 किलोमीटर धारा की चाल है। लेकिन जब वापस आएगा धारा के विपरीत तो क्या होगा, धारा की चाल माइनस हो जाएगी, यानी कि 7.5 में से 2.5 घटा दोगे तो 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यानी कि जाने का चाल ये है, आने का चाल ये, डिस्टेंस सेम है, तो आपका जाने में कितना समय लगेगा 15, यहाँ पे 15 डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, 15 बटे 10
यानी कि आप देख रहे हो 3/5 3/2 आया। उसके बाद आने में 15/5 यानी कि यहाँ पे 3 आ गया, तो दोनों को जोड़ दो, 3/2 + 2 यानी कि यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करोगे 9/2 यानी कि 9/2 मतलब 4.5 घंटा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखोगे 4.5 घंटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 160 मीटर और 140 मीटर दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर पर घंटा 67 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही हैं, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेंगी। सबसे पहले यूनिट देखेंगे, यूनिट सेकंड में दिया यानी कि मीटर में आपको लगाना है। दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चालें होंगी तो यानी कि रेलगाड़ी द्वारा कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। रेलगाड़ी द्वारा कुल लंबाई की बात करें तो यहाँ पे जुट जाएंगी, यानी कि 160 140 300 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे मीटर में दिया है तो चालें हम क्या निकालेंगे, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सापेक्ष चाल अगर जो हम निकालेंगे रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल हम निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों चालों को ऐड करते हैं, तो दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही चूंकि, इसलिए ऐड करेंगे 77 + 67 यानी कि ये हो जाएगा 144 किलोमीटर पर घंटा। अब हम यहीं पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 144 × 5/18 144 को 18 से काट देंगे 8 बार में, यानी कि यहाँ पे आ गया 40 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, कितना समय लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर आपका हो जाएगा, दूरी आपका 300 मीटर है, दूरी बटे चाल, ठीक है। चाल आपका 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ से काटोगे, इसको काटोगे 7 सही 1/2 सेकंड आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम ने मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेला उस कार्य को 14 दिन में कर सकता है। तो दोनों का आप एकदम टोटल वर्क निकालो, यानी कि एलसीएम मेथड से टोटल वर्क निकालेंगे तो 8 और 14 का आप एलसीएम लोगे, 8 और 14 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 56। 8 और 14 का एलसीएम 56। अब राम और श्याम की इफिशियंसी निकाल दोगे, 56/8 करोगे तो राम और श्याम की 7 हो जाएगी, और राम की अकेले की इफिशियंसी 56/14 यानी कि 4, यानी कि राम और श्याम 7 की इफिशियंसी से काम करते हैं और राम 4 की इफिशियंसी से काम करता है। तो श्याम का निकालने के लिए इफिशियंसी क्या करोगे, राम श्याम में से राम का घटा दोगे तो 7 - 4 करोगे 3। टोटल काम 56 है, 56/3 करोगे, 56 काम को 3 की इफिशियंसी से श्याम करेगा तो कितने दिनों में करेगा, तो इसका आंसर आप निकाल लोगे, यहाँ पे 18 सही 2/3 निकल के आएगा। यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 18 सही 2/3। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलें, यक्स का 50%, यक्स का मतलब गुणा होता है, ध्यान रखिएगा 50%, 50% को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, /100 कर सकते हो, बराबर वाई का 30%, 30% को रेशियो में कन्वर्ट करोगे /100, यहाँ से ये कट गया, 0 से ये 0 को काट दो, एक्स वाई को एक तरफ ले आओगे तो आपका 3/5 यानी कि 3:5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 3:5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, 8 क्रमिक संख्या, देखो क्रमिक संख्या मतलब 1 2 3, अगर जो यक्स होगी तो x+1 होगी, x+2 होगी, इसी प्रकार से आपकी सारी क्रमिक संख्याएं होती हैं। तब अब मान लेते हैं 8 क्रमिक संख्या, माना 8 क्रमिक संख्या x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 और x+7, ये टोटल 8 क्रमिक संख्या है। इनका औसत दिया, औसत क्या होता है, औसत आपका होता है जो 8 संख्या है तो 8 संख्याओं को ऐड करेंगे /8 लिखेंगे, बराबर यहाँ पे औसत लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनको हम जोड़ते हैं 8 संख्याओं को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 यक्स हो गया, प्लस 1 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15 15 6 21 7 28 यानी कि 8x + 28/8 बराबर 6.5 ये आपका दिया है। अब आप इनका योग निकाल सकते हो। योग निकालने के लिए इस 8 का अगर जो हम इस संख्या में जो औसत है उसमें टोटल संख्या जितनी संख्या उसका मल्टीप्लाई कर दें तो योग निकल के आ जाता है। तो 8x + 28 इसमें हम 6.5 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6.5 में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसमें आपका 52 निकल के आएगा, ठीक है, 52 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, 28 ये है तो 8x = 28 को उधर ले आओगे तो 52 - 28 हो जाएगा, यानी कि आपका
52 माइनस 28 करोगे 24 आ जाएगा। तो 8x बराबर 24। तो यहाँ पे 8 से काट दोगे 24 को, x की वैल्यू 3 निकल के आ गई। अब आपसे कह रहा है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का औसत। सबसे छोटी संख्या अपने आप में x है, तो सबसे छोटी संख्या 3 हो गई, और सबसे बड़ी संख्या x + 7 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 3 + 7 यानी कि 10 हो गई। तो इनका योग हो गया 13, और इनका औसत 2 संख्या है, तो 2/6.5 इनका औसत हो गया, यानी कि जो आपका इसमें औसत था यही आपका आंसर, यहीं पे यहाँ पर भी यही औसत सेम होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको सॉल्व कर देखो। जब भी x/y भागा y/x दिया रहे हैं तो एक काम कर सकते हो, इस भागा को हटा के इस संख्या को पलट दो और यहाँ पे गुणा लगा दो, यानी कि x/y गुणा x/y कर सकते हो। इसको आप ध्यान रखना, ये चीज़ें होती हैं आपको सिंप्लीफिकेशन करने में, बोर्ड मास रूल जब पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक, उसी प्रकार से 15/30 है, यहाँ पे भागा चिन्ह है, भागा को हम गुणे में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम 186/90 लिख के आगे 729/9 कर देते हैं। अब 729/9 है, हम 9 से 729 को काटेंगे, 81 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 81 बार में कट जाएगा, इधर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 30 से यहाँ पे हम 186 है, 15 से हम 90 को काट सकते हैं, 15 से 90 का काटेंगे 6 बार में कटेगा। ठीक, 15 से 90 को काटेंगे हम 6 बार में कटेगा, और यहाँ से 30 है, रुके यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 30 नहीं 31 ही है। ठीक है, 31 है, ये 31 है, इसको मैंने 30 करने की कोशिश की थी लेकिन ये 31 है। तो यहाँ पे 186 से आप 31 को काटोगे तो यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा। ठीक, और यहाँ से ये 6 इससे कट जाएगा, यानी कि 81 इधर आ गया, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है, ये बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 9। ऑप्शन देखो 9 कौन सा है? +-9, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज के, देखो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे मान लेते हैं 2 भुजाएं यहाँ पे आपस में बराबर हैं, और ये ए है, ए बी है और ये सी है। क्वेश्चन में दिया है यदि समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों में से, समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण आपस में समान होते हैं, तो मान लेते हैं कोण भी समान है, समान कोणों में से एक कोण 65 डिग्री है, तो आपका कोण सी भी 65 डिग्री मान लेंगे, क्योंकि समान 2 कोण होते हैं, तो 2 कोण 65 डिग्री हो गए। तो आपको यहाँ पे तीसरा कोण निकालना है, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 2 कोण आपको दे दिए गए हैं, 65 130 होता है, 180 में से 130 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। कोण ए की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। आशा आपको ये वीडियो समझ में आएगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।